हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फीड आई में। अपने विद्युत धारा कर रहे थे। विद्युत धारा से संबंधित अपने 2 वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आपने वीडियो पूरे देख लिए होंगे। वीडियो एकदम पूरे देखा करो। अगर किसी तरह की उसमें समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई दिया जाएगा। जो भी आपकी समस्या आएगी उसको आपको सॉल्यूशन आपको ज़रूर मिलेगा उसका। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जैसे ही मैं अपना नया वीडियो डालूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिले। आज अपने पढ़ेंगे प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे। प्रतिरोधों के संयोजन में अपने पास क्या है कि प्रतिरोधों को संयोजित कैसे करते हैं। विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों का संयोजन, विद्युत परिपथ में प्रतिरोधों को किस तरह से जोड़ा जाता है। ठीक है, जोड़ने का जो तरीका है उसे क्या कहते हैं, प्रतिरोधों का संयोजन कहते हैं। एक्चुअल में क्या होता है, जो अपने पास उपलब्ध प्रतिरोध है उन प्रतिरोधों से अपने को कम मान का या अधिक मान का प्रतिरोध चाहिए होता है। उसके लिए अपने क्या करते हैं, प्रतिरोधों को संयोजित करते हैं। प्रतिरोधों का 2 तरह का संयोजन अपने पढ़ेंगे। पहला अपने पास है श्रेणी संयोजन। श्रेणी संयोजन देखिए, बिल्कुल आसान सी बात आपको ध्यान रखनी है श्रेणी संयोजन के लिए। देखिए, श्रेणी संयोजन चाहे किसी का भी हो, इसी तरह की एक बात है, उसके लिए आपको ध्यान रखना होता है। श्रेणी संयोजन में प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन ऐसा संयोजन होता है जिसके अंदर क्या होता है, सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है। जब सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, यानी सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो है वो प्रतिरोधों के मानों के अनुसार भिन्न भिन्न हो, तो ऐसा संयोजन क्या कहलाता है, श्रेणी संयोजन कहलाता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा प्रवाहित होती है, परंतु प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो प्रतिरोधों के मानों के अनुसार भिन्न भिन्न हो, तो इसे प्रतिरोधों का क्या कहते हैं, श्रेणी संयोजन कहते हैं। बिल्कुल इजी सा, अपने को इसी तरह से याद रखना है। अपने ये कहें कि इस तरह से जोड़ेंगे उसको श्रेणी संयोजन कहेंगे, अपने ऐसे याद रखिए। ये सबसे फैक्ट अपने पास इसकी डेफिनेशन होती है। अब आता है अपने पास प्रतिरोध, 3 प्रतिरोध है मान लेते हैं अपने पास, R1, R2 और R3। इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। अपने पास 3 प्रतिरोध हैं, इन प्रतिरोधों को किस क्रम में जोड़ दिया गया है, श्रेणी क्रम में जोड़ दिया गया है, R1, R2, R3 को। और इन्हें क्या कर दिया, एक बैटरी से जोड़ दिया गया है, जिस बैटरी का विभवांतर जो है वो V है। V विभवांतर की एक बैटरी से जोड़ दिया, जिससे परिपथ में धारा जो है वो I प्रवाहित होती है। ये सभी R1 में भी I बहेगी, R2 में भी I और R3 में भी I, परंतु प्रतिरोधों का मान अलग अलग है, तो उनके मानों के अनुसार इनके सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो अलग अलग होगा। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर अपने पास V1, R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2, R3 के सिरों के मध्य विभवांतर अपने पास क्या हो जाएगा, V3 हो जाएगा। अब अपने ओम का नियम लगा देते हैं। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लें। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर, सिरों के मध्य विभवांतर ज्ञात कर लेते हैं। R1 के सिरों के मध्य विभवांतर V1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I R1 आ जाएगा। इसी तरह से R2 के सिरों के मध्य विभवांतर V2 इज इक्वल टू I R3 आ जाएगा। और R3 के सिरों के मध्य विभवांतर जो है वो V3 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I R3, सॉरी R2 ये R3। कुल विभवांतर बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा, यानी कुल विभवांतर जो होगा वो V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 होगा। यानी जो विभवांतर बैटरी लगा रही है उसी विभवांतर के बराबर कुल विभवांतर होगा। तो अपने पास V इज इक्वल टू मान रख देते हैं V1 V2 V3 के, और ये I1 R1 I2 R2 I3 R3 प्लस में रखेंगे, I कॉमन आ जाएगा। अपने पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। अपने इसको ऐसे लिख सकते हैं, V अपॉन I इज इक्वल टू अपने पास आ गया R1 प्लस R2 प्लस R3। ये आगे अपने पास समीकरण नंबर 1। अब अपने को क्या करना है, श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। अब तुल्य प्रतिरोध किसे कहें, अपने क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों के स्थान पर इनको रिमूव करते हैं। इन प्रतिरोधों के स्थान पर एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें, यानी इनको तो हटा दिया, और इनकी जगह एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें जिससे परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, धारा नहीं बदले अपने पास परिपथ में,
ठीक है। जब धारा नहीं बदलेगी तो ये जो प्रतिरोध है, इस प्रतिरोध को क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। और श्रेणी संयोजन के लिए इस तुल्य प्रतिरोध को अपने RS से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या होगा? V होगा, क्योंकि अब बैटरी के साथ सिर्फ ये RS जुड़ा हुआ है, तो अपने पास इसके सिरों के मध्य विभवांतर क्या हो जाएगा? V हो जाएगा। तो इससे क्या कहते हैं? तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। तुल्य प्रतिरोध क्या होता है? ऐसा प्रतिरोध जो इन प्रतिरोधों के स्थान पर जोड़ने पर परिपथ में धारा का मान अपरिवर्तित रहे, तो उस प्रतिरोध को अपने क्या कहेंगे? तुल्य प्रतिरोध कहेंगे। तुल्य प्रतिरोध को अपने किससे लिख दिया? RS से। तो इसके लिए अपने ओम का नियम लगाएंगे, तो V इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा IRS, यानी V अपॉन I इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा RS। ये समीकरण नंबर आ गई 2। समीकरण 1 और 2 से, यानी 2 से 1 में मान रख देते हैं या 1 से 2 में मान रख देते हैं, एक ही बात है। तो 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा? समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से अपने पास आ गया क्या? RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ये अपने पास क्या आ गया? श्रेणी संयोजन में 3 प्रतिरोध अपने श्रेणी क्रम में जुड़े थे, उन तीनों का तुल्य प्रतिरोध जो है वो उनके योग के बराबर होगा। इसका अर्थ ये हुआ कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के मानों के योग के बराबर होता है। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कि श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। कैसे? अगर ये 1 ओम का, ये 2 ओम का और ये 3 ओम का, और इन्हें श्रेणी क्रम में जोड़ दें तो अपने को मिलेगा कितना? 6 ओम। 6 ओम मिलेगा, जो कि 3 से भी बड़ा है, मतलब सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। श्रेणी संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का जो मान होता है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हुए सबसे बड़े प्रतिरोध से भी अधिक प्राप्त होता है। यदि अपने पास R1, R2, R3, Rn प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तब तुल्य प्रतिरोध अपने पास RS इज इक्वल टू आ जाएगा R1 प्लस R2 प्लस एंड सो ऑन प्लस Rn, यानी सभी प्रतिरोधों का क्या हो जाएगा? योग हो जाएगा। अगर इन सभी प्रतिरोधों के मान समान हों, ये सारे के सारे प्रतिरोध आपस में क्या हों? बराबर हों। किसके बराबर? R के बराबर हों, तब अपने पास RS इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? R प्लस ऐसे जोड़ते जाएंगे। कितनी बार जोड़ेंगे? N बार जोड़ेंगे। तब अपने पास RS इज इक्वल टू आ जाएगा NR। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है श्रेणी संयोजन में। अपने पास इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकता है कि 5 ओम के 50 प्रतिरोध जो है वो श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। 5 ओम के 50 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, तुल्य प्रतिरोध होगा। तो अपने सीधा सा फॉर्मूला है RS इज इक्वल टू NR। N अपने पास है 50, R अपने पास है 5, ये अपने पास आ जाएगा कितना? 250 ओम आ जाएगा। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है कि प्रतिरोधों की संख्या इंटू 1 का मान। लेकिन ये फॉर्मूला तब जब सभी प्रतिरोध क्या हों? समान मान के हों। सभी प्रतिरोध एक ही मान के हों, समान मान के हों, तब ये फॉर्मूला अपने काम में लेंगे। ये था अपने पास प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन। अब बात आती है कि प्रतिरोधों का श्रेणी संयोजन अपने काम में क्यों लें? क्यों काम में लें अपने श्रेणी संयोजन? इसके 2 रीजन हैं। पहला तो अपने पास है कि उपलब्ध प्रतिरोध जो है, उपलब्ध प्रतिरोधों से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए जो अपने पास उपलब्ध प्रतिरोध है उनसे अपने को क्या चाहिए? उच्च मान का प्रतिरोध चाहिए। उपलब्ध प्रतिरोधों से उच्च मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अपने श्रेणी संयोजन का उपयोग करेंगे। दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके अंदर, अपने उपलब्ध प्रतिरोधों से उच्च प्रतिरोध प्राप्त कर रहे हैं, अपने उच्च प्रतिरोध ही लगा लें एक ही, ताकि अपने को बहुत सारे प्रतिरोध श्रेणी क्रम में न जोड़ने पड़े। इसका एक और महत्वपूर्ण उपयोग है। अभी अपने देखा था कि अपने 3 प्रतिरोध जोड़े थे R1, R2, R3, और अपने ये कहा था कि इसके सिरों पर विभवांतर V1, इसके सिरों पर V2 और इसके सिरों के मध्य कितना है? V3। तो जो आपने विभवांतर आरोपित किया था वो विभवांतर क्या हो गया? बंट गया, इनके सिरों पर विभाजित हो गया। तो विभवांतर को विभाजित के लिए अब इसका बेनिफिट क्या है? विभाजित करने के लिए
इसका फायदा क्या हुआ, क्यों विभाजित किया, अपने एक ही प्रतिरोध लगा देते, उसके सिरों पर भी विभवांतर लगा देते, कहाँ दिक्कत थी। हो सकता है इन तीनों के स्थान पर अपने एक ऐसा प्रतिरोध जोड़ें, RS जिसको अपने नाम दे रहे हैं, वो इस विभवांतर को सहन ही न कर पाए, लेकिन ये तीनों अलग अलग विभवांतर सहन कर सकते हैं। तो अगर वो सहन ही नहीं कर पाए तो वो जल जाएगा तो अपना सर्किट काम नहीं करेगा। तो विभवांतर को विभाजित करने के लिए भी श्रेणी संयोजन का उपयोग किया जाता है। ये दो महत्वपूर्ण कारण हैं जिन कारणों से अपने श्रेणी संयोजन का उपयोग करते हैं, उपलब्ध प्रतिरोधों से उच्च प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, और विभवांतर को क्या करना है, विभाजित करना है, इसके लिए अपने क्या करते हैं, श्रेणी संयोजन का उपयोग करते हैं। तो ये था अपने पास सिंपल सा है श्रेणी संयोजन होता क्या है। श्रेणी संयोजन में क्या होता है, ऐसा संयोजन होता है जिसमें सभी प्रतिरोधों में समान प्रबलता की धारा बहती है, जबकि प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर उनके मानों के अनुसार क्या होता है, भिन्न भिन्न होता है। अब आता है अपने पास दूसरा समांतर संयोजन। प्रतिरोधों के संयोजन में दूसरा अपने पास क्या है, समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन। समांतर संयोजन किसे कहेंगे, प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर समान होता है, विभवांतर समान होता है। प्रतिरोधों का ऐसा संयोजन जिसमें सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य विभवांतर क्या होता है, समान होता है, परंतु धारा प्रतिरोधों के मानों के अनुसार भिन्न भिन्न प्रवाहित होती है। प्रतिरोधों का क्या कहलाता है, समांतर संयोजन कहलाता है। धारा जो है वो अलग अलग है, धारा का मान प्रतिरोधों के मानों के अनुसार क्या होगा, अलग अलग। विभवांतर सभी प्रतिरोधों के सिरों के मध्य क्या होगा, समान होगा, जबकि धारा जो है वो प्रतिरोधों के मानों के अनुसार क्या होगी, भिन्न भिन्न होगी। ऐसा संयोजन जो होगा वो क्या कहलाएगा, प्रतिरोधों का समांतर संयोजन कहलाएगा। अपने उसी तरह से तीन प्रतिरोध लेते हैं, R1, R2 और R3, तीन प्रतिरोध है अपने पास जिन्हें समांतर क्रम में जोड़ते हैं। एक इस तरह से भी परिभाषा दी जाती है कि जब सभी प्रतिरोधों के एक ओर के सिरों को एक बिंदु से तथा दूसरी ओर के सिरों को दूसरे बिंदु से जोड़ दें और इन दोनों बिंदुओं को बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे प्रतिरोधों का क्या कहते हैं, समांतर संयोजन कहते हैं। तो अपने पास तीन प्रतिरोध है, इन तीन प्रतिरोधों को अपने इस तरह से कनेक्ट कर दें। इनके एक ओर के सिरों को एक बिंदु से जोड़ दिया, दूसरे ओर के सिरों को एक दूसरे बिंदु B से जोड़ दिया। ये R1, ये R2, ये अपने पास R3 प्रतिरोध, और इन दोनों सिरों को किससे जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया। ये अपने पास V विभवांतर की बैटरी है, इस बैटरी से इनको कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट करेंगे तो परिपथ में धारा बहेगी I। ये धारा I यहाँ आके तीन भागों में बंट जाएगी, इसमें से I1, इसमें से I2 और इसमें से I3 धारा प्रवाहित होगी। प्रतिरोधों के सिरों पर विभवांतर जो है वो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। विभवांतर एक्चुअल में क्या होता है, एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य होता है, और विद्युत क्षेत्र में किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता। तो एकांक धनावेश को A से B तक इस पथ से ले जाओ, A से B तक इस पथ से ले जाओ, A से B तक इस पथ से ले जाओ, तीनों ही पथों पर किया गया कार्य क्या होगा, समान होगा। अर्थात तीनों के सिरों के मध्य विभवांतर का मान समान इसलिए होता है, धारा भिन्न भिन्न हो जाएगी। अब देखिए ओम के नियम से R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा, R1 में प्रवाहित धारा I1 आ जाएगी। I1 इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V/R1 आ जाएगा। R2 में प्रवाहित धारा अपने पास I2 आ जाएगी, ये V/R2 आ जाएगा। R3 में प्रवाहित धारा अपने पास I3 आ जाएगी, ये V/R3 आ जाएगा। कुल धारा I थी जो किसके बराबर है, I1 प्लस I2 प्लस I3 के बराबर है। तो I इज इक्वल टू अपने पास क्या आ जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस अपने पास आ जाएगा V/R3। ये अपने पास आ जाएगा I/V इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समीकरण नंबर अपने पास 1 आ गए। अब क्या करते हैं, इन प्रतिरोधों को रिमूव कर देते हैं और इनके स्थान पर एक सिंगल प्रतिरोध जोड़ देते हैं। इन प्रतिरोधों को हटा दिया आपने और इनको हटा दिया सबको, और इनके स्थान पर एक सिंगल प्रतिरोध जोड़ दिया। ऐसा प्रतिरोध जोड़ दें कि परिपथ में धारा अपरिवर्तित रहे, यानी इसमें भी धारा कितनी बहे, अब आई। तो इस प्रतिरोध को तुल्य प्रतिरोध कहते हैं। क्योंकि समांतर संयोजन के लिए कर रहे हैं तो अपने RP से लिखेंगे, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए।
तो आर पी से लिखेंगे। इसके सिरों पर विभवांतर क्योंकि अकेला ही जुड़ा हुआ है तो बैटरी के विभवांतर के बराबर होगा। इससे तुल्य प्रतिरोध, तो तुल्य प्रतिरोध के लिए अपने पास क्या आ जाएगा, तुल्य प्रतिरोध के लिए, तुल्य प्रतिरोध के लिए अपने पास आ जाएगा V इज इक्वल टू आई आर पी आ जाएगा, या अपने इसको ऐसे लिख दें आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/RP। ये समीकरण नंबर आ गई अपने पास 2, आई अपॉन वी इज इक्वल टू 1/RP। समीकरण नंबर अपने पास क्या आ गई, 2 आ गए। समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से अपने पास क्या आ जाएगा, समीकरण 1 व 2 से, 1 और 2 से अपने पास आ जाएगा 1/RP इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये समीकरण नंबर आ गई 3। अब ये समीकरण 3 क्या कहती है, समीकरण 3 ये बताती है कि तुल्य प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम, ये तुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम समांतर क्रम में जुड़े हुए प्रतिरोधों के व्युत्क्रमों के योग के बराबर होता है। और तुल्य प्रतिरोध का मान समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। कैसे, अगर R1 1 ओम का है, R2 2 ओम का है, R3 3 ओम का है, तो 1/RP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3। इसका लघुत्तम लेंगे 6 आ जाएगा अपने पास, 6 प्लस 3 प्लस 2, ये अपने पास आ गया 11/6। RP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा 6/11, अप्रोक्सीमेट अपने पास कितना आ जाएगा 0.55 ओम आ जाएगा। जबकि सबसे छोटा क्या था, 1 ओम का था। अपने को उससे भी कम मान का प्रतिरोध यहाँ प्राप्त हुआ है। तो समांतर संयोजन में तुल्य प्रतिरोध का मान जो होता है वो समांतर क्रम में जुड़े हुए सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम प्राप्त होता है। अब आता है अपने पास क्या, कि यदि अपने पास n प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, मतलब R1, R2, R3, Rn प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों, तो तुल्य प्रतिरोध अपने पास 1/RP इज इक्वल टू आ जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस एंड सो प्लस 1/Rn। यदि इन सभी प्रतिरोधों के मान समान हों, R1 बराबर R2 बराबर एंड सो इज इक्वल टू Rn, इसको अपने R मान लें, R हो, तो अपने पास 1/RP जो है वो आ जाएगा 1/R प्लस 1/R प्लस एंड सो कितनी बार आ जाएगा, n बार। तो इसका जब सम करेंगे, योग करेंगे, तो ये अपने पास आ जाएगा n/R, या RP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R/n। मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है फिर ये, कब, जब सभी प्रतिरोध समान मान के हों। अपने पास ऐसे आ सकता है कि 5 ओम के 10 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो तुल्य प्रतिरोध का मान कितना होगा। 5 ओम के 10 प्रतिरोध जो हैं वो किस क्रम में जुड़े हैं, समांतर क्रम में जुड़े हैं। अपने सीधा इसमें फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, RP इज इक्वल टू 1 का मान है 5 ओम, उनकी संख्या है 10, तो ये 0.5 ओम आ जाएगा। तो अपने पास क्या है, सिंपल सा ये फॉर्मूला, इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। तो ये था समांतर संयोजन। अब एक समांतर संयोजन में क्या है, मोस्टली 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हुए बहुत ज़्यादा आते हैं और उन्हीं पे अपने पास क्वेश्चन आते होते हैं। अगर 2 प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हों तब अपने पास क्या फॉर्मूला यूज़ करना चाहिए, क्योंकि बार बार इस तरह से करेंगे कहीं ना कहीं अपने त्रुटि कर देते हैं। तो अपने 2 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए सीधा सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, अपने इसका लघुत्तम ले लेंगे। गलती कहाँ हो जाती है मैं वो भी बता दूंगा आपको। R1 R2 लघुत्तम आ गया, यह आ जाएगा R1 प्लस R2, तो RP इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। अगर 2 ही प्रतिरोध हों तो अपने को सीधा सा ये फॉर्मूला यूज करना चाहिए, RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। 2 से ज़्यादा हो तो फिर आप इस फॉर्मूले से काम करें। गलती क्या होती है, जैसे अपने पास ये 1/RP अपने को कह दिया कि 1 ओम और 2 ओम के प्रतिरोध है, तो अपने पास आ जाएगा 1/1 प्लस 1/2। अपने सोल्व करते जाएंगे, ये 2 प्लस 1, ये अपने पास कितना आ गया 3/2। गलती ये हो जाती है कि ये 1/RP है। गलती क्या होती है वो बता रहा हूँ, ये 1/RP है, अपने मान किसका निकाल लिया 1/RP का, और गलती ये रह जाती है कि अपने इसी को RP मान लेते हैं, तो ये 1.5 बोल देते हैं अपने। ये गलती होती है यहाँ कैलकुलेशन में।
इसलिए 2 के लिए आप सीधा ये फॉर्मूला यूज करें ताकि इस तरह की गलती की संभावना न हो। अब आता है कि समांतर संयोजन का उपयोग क्यों करें। समांतर संयोजन अपने लिए क्यों जरूरी है, किस लिए अपने काम में लें। समांतर संयोजन का उपयोग जो है वो उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का प्रतिरोध अगर अपने को प्राप्त करना है तो समांतर संयोजन का उपयोग किया जाता है। उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए, उपलब्ध प्रतिरोधों से कम मान का प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए अपन क्या करते हैं, समांतर संयोजन का उपयोग करते हैं। तो ये था प्रतिरोधों का संयोजन। अब आता है अपने पास विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव। ऊष्मीय प्रभाव, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक करंट। विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव क्या है, थर्मल इफेक्ट ऑफ करंट क्या है। जब अपने किसी चालक तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो वो चालक तार जो है वो गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। सिंपल सा अपने पास है कि जब तार में धारा प्रवाहित की जाती है, तार में क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, तार में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो तार गर्म हो जाता है। तार क्या होता है, गर्म होता है। इसे क्या कहते हैं, विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। अब बात ये आती है कि ये तार गर्म क्यों होता है, तार गर्म होने का कारण क्या है। तार अपने पास किसका बना होता है, चालक पदार्थ का बना होता है। चालक में क्या होते हैं, जैसे चालक का नाम आता है तो अपने माइंड में एक बात स्ट्राइक करनी चाहिए कि चालक में क्या होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अपने पास तार है यानी चालक का है, ठीक है। इस चालक में क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है। मुक्त इलेक्ट्रॉन ये होते हैं, क्या करते हैं, अनियमित गति करते रहते हैं, ठीक है। जैसे अपने क्या करते हैं, इसके सिरों के मध्य विभवांतर लगाते हैं, बैटरी से जोड़ते हैं, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ये निम्न विभव वाले सिरे से उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति करते हैं। जब ये मुक्त इलेक्ट्रॉन इस चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे की ओर गति करते हैं तो ये गति के दौरान क्या करते हैं, ये परस्पर और चालक के धनायन से टक्कर करते हैं, चालक के धनायन से टक्कर करते हैं। जब ये चालक के धनायन से टक्कर करते हैं तो अपनी गतिज ऊर्जा को खोते हैं, क्योंकि ये जब भी टक्कर होती है तो गतिज ऊर्जा में क्या आती है, कमी आती है। तो जब ये चालक के धनायन से टक्कर करेंगे मुक्त इलेक्ट्रॉन तो इनकी गतिज ऊर्जा में कमी होती है। अपने जानते हैं कि ऊर्जा जो है हमेशा संरक्षित रहती है, ऊर्जा नष्ट नहीं होती, उसका एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो ये अपनी गतिज ऊर्जा किसको दे देते हैं, इस धनायन को दे देते हैं। जब ये अपनी ऊर्जा धनायन को देते हैं तो इस धनायन की ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है, और जब इसकी ऊष्मीय ऊर्जा बढ़ती है तो अपने पास क्या होता है, जो चालक तार है वो चालक तार इस ऊष्मा के कारण क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। इससे विद्युत धारा का क्या कहते हैं, ऊष्मीय प्रभाव कहते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित बहुत सारे उपकरण जो है वो अपने घरों में काम में लेते हैं। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण क्या है। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण विद्युत इस्त्री है, जिसको अपने प्रेस कहते हैं, विद्युत इस्त्री जिसको अपने प्रेस कहते हैं। तो प्रेस जो है वो क्या है, विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित है, ठीक है। इसी तरह से निमंजन छड़ है, निमंजन छड़ जिसको रोड कहते हैं अपने सामान्यतः, क्या है, रोड, पानी गर्म करने की रोड, ठीक है। गीजर है, ठीक है, हीटर है। ये जो उपकरण है ये विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण है। यानी इनमें क्या होता है, विद्युत धारा का जो, जब अपने विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा उत्पन्न होती है और उस ऊष्मा का अपने क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। एक चीज ध्यान रखना, ओवन जो है, ओवन विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। ओवन जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं है। क्यों, क्योंकि ओवन जो होता है वो माइक्रोवेव पर काम करता है, ये अलग कंसेप्ट है ओवन का, ठीक है। इसलिए यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना कि ये जो है वो विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर आधारित उपकरण नहीं होता है। माइक्रोवेव ओवन नाम ही इसी तरह से होता है, ये माइक्रोवेव के सिद्धांत पर आधारित होता है, अलग इसका सिद्धांत है।
ये अपने पास विद्युत धारा के उसमें प्रभाव पर आधारित उपकरण होते हैं। तो अब अपने देखते हैं कि कितनी ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा जो है वो उत्पन्न हो जाती है किसी चालक तार में, उसके बारे में अपने बात कर लेते हैं। अपने पास एक चालक तार है जिसका प्रतिरोध R है। अपने पास एक चालक तार AB है जिसका प्रतिरोध कितना है, R है। अपने क्या करते हैं, इस चालक तार के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाते हैं। जब इस चालक तार के सिरों के मध्य V विभवांतर लगाते हैं तो इसमें क्या होती है, I प्रबलता की धारा T समय तक प्रवाहित होती है। अपने क्या किया, एक चालक तार ले लिया, उस चालक तार का प्रतिरोध R है, इसके सिरों के मध्य अपने V विभवांतर लगाया। जब अपने इसके सिरों के मध्य V विभवांतर लगाएंगे तो इसमें क्या होती है, I प्रबलता की धारा T समय तक प्रवाहित होती है। तब इस चालक में प्रवाहित आवेश का मान होगा। इस चालक में प्रवाहित आवेश कितना हो जाएगा, आवेश अपने पास होता है Q = IT। Q = क्या होता है, IT। अब इस आवेश को चालक के एक सिरे से दूसरे सिरे तक प्रवाहित करने में किया गया कार्य ज्ञात कर लेते हैं। कार्य अपने पास होता है आवेश इंटू विभवांतर। आवेश इंटू क्या होता है, विभवांतर। तो अपने पास W = आ जाएगा Q × V। Q की वैल्यू ये रही, तो W = अपने पास आ जाएगा IT × V। ये W = अपने पास आ गया VIT। ये कार्य ही ऊष्मा के रूप में क्या होता है, उत्पन्न होता है। तो उत्पन्न ऊष्मा अपने पास आ गई VIT जूल। एक फॉर्मूला ये आ गया। अब देखिए, ओम के नियम से, ओम का नियम अपने को कहता है कि V = क्या होता है, IR होता है। अगर ये मान एक नंबर समीकरण में रख दें V का, तो अपने पास W = क्या आ जाएगा, I² RT आ जाएगा। I² क्या आ जाएगा, RT जूल में। अगर अपने यहाँ से I का मान रखते हैं, यहाँ I = V/R, तब अपने पास फॉर्मूला आ जाएगा W = V² R × T। I का मान रखेंगे V/R, सॉरी गलत बोल गया मैं, I का मान रखेंगे V/R रखेंगे तो V² R × क्या हो जाएगा, T जूल में। ये जूल में इतनी ऊष्मा उत्पन्न हो गई। ये तीन फॉर्मूले अपने पास आ गए, यानी अपने पास ये तीन फॉर्मूले आ गए। मतलब इतनी ऊर्जा जो है वो किसमें, ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। तो अपने पास तीन फॉर्मूले हैं किसके, विद्युत ऊर्जा के। W = अपने पास आ गया VIT, W = अपने पास आ गया I² RT और W = अपने पास आ गया V² T/R। अब देखिए, जूल में अपने पास ये विद्युत ऊर्जा आ गई। विद्युत ऊर्जा का एक और मात्रक है अपने पास, क्या है, विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक अपने पास होता है किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक अपने पास क्या होता है, किलोवाट घंटा। पीछे भी बात कर चुके हैं अपने इसको आजकल BOTU कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट, जिसको अपने यूनिट कहते हैं, विद्युत का यूनिट कहते हैं। एक यूनिट जो है, एक यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा होता है। 1 किलोवाट घंटा 10⁻³ वाट, घंटा को अपने सेकंड में बदल दें 3600 सेकंड, तो ये अपने पास आता है 3.6 × 10⁻6 वाट × सेकंड अपने पास क्या होता है, जूल। तो एक यूनिट जो है वो 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है। पिछले वीडियो में भी, अपने पीछे जो वीडियो हैं उनमें भी ये किया हुआ है। याद रखना, इसका सीधा सा क्वेश्चन आता होता है कि एक यूनिट में कितने जूल होते हैं। अब क्या हुआ, जूल ने एक नियम दिया था। जूल का नियम था, जूल ने कहा कि ऊष्मा और कार्य जो होते हैं, कार्य और ऊष्मा जो है वो क्या होती है, एक जैसी राशियाँ होती है, तुल्य राशियाँ होती है। ऐसे शब्दावली थी कि कार्य और ऊर्जा जो है, ऊष्मा जो है वो क्या होती है, तुल्य राशियाँ होती है। अगर ये संपूर्ण कार्य ऊर्जा में बदले तो अपने इसको यूँ लिख सकते हैं जूल के अनुसार। जूल के अनुसार क्या था कि W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, H होता है। W = JH होता है। J एक नियतांक है जिसे ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ऊष्मा का यांत्रिक तुल्यांक कहते हैं। ये ऊष्मा का क्या कहलाता है, यांत्रिक तुल्यांक कहलाता है। J ऊष्मा का क्या है, यांत्रिक तुल्यांक है। इसका मान एक्चुअल में इसका मान होता है 4.18 4.18,
जूल प्रति कैलोरी होता है, जूल प्रति कैलोरी। लेकिन अपने इसको मोस्टली जब भी अपने कैलकुलेशन करते हैं तो कैलकुलेशन में अपने 4.2 जूल प्रति कैलोरी लेके कैलकुलेट करते होते हैं, मान में कोई ज़्यादा डिफरेंस आता नहीं है। अगर अपने इससे ऊष्मा ज्ञात करें तो H इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W अपन क्या आ जाएगा J। अब ये सारी वैल्यू जो है वो कैलोरी में आ जाएगी, अब ये सारे के सारे मान किस में आ जाएंगे, कैलोरी में आ जाएंगे। तो अपने पास अगर कैलोरी में यानी ऊष्मा ज्ञात करनी हो तो ये तीनों से मान इसमें रख देंगे। H इज इक्वल टू अपने पास W का मान क्या आ जाएगा VIT अपॉन J आ जाएगा कैलोरी, I²RT अपॉन J कैलोरी, और ये अपने पास आ जाएगा V²T अपॉन RJ कैलोरी। ये सारी की सारी जो वैल्यू है वो किस में आ जाएगी, कैलोरी में। तो अपने पास अगर ये सारी ऊष्मा जो है कार्य जो है या ऊर्जा विद्युत ऊर्जा जो है वो किस में बदले, ऊष्मा में बदले, तो अपने कैलोरी के रूप में लिखना हो, ये भी ऊष्मा ही है, उत्पन्न ऊष्मा है, लेकिन ये किस में है, जूल में है, ये किस में है, कैलोरी में। ठीक है, जूल ने एक्चुअल में क्या दिए थे, 3 नियम दिए थे। जूल के नियम क्या है, जूल के नियम, जूल ने एक्चुअल में ये बताया था कि यदि किसी चालक का प्रतिरोध नियत है, किसी चालक का प्रतिरोध क्या है, R नियत है, R नियत है, तो निश्चित समय t में R नियत है, मतलब R और T दोनों ही नियत है, तो निश्चित समय t में अपने पास जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, ऊष्मा वो चालक में प्रवाहित धारा के वर्ग के समानुपाती होती है। पहला नियम था ये, इसे धारा का नियम भी कहते हैं। दूसरा था प्रतिरोध का नियम। उसने कहा कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा और उसका समय निश्चित है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो चालक के प्रतिरोध के समानुपाती होती है, ये प्रतिरोध का नियम कहलाता है। तीसरा उसने ये बताया था कि यदि किसी चालक में प्रवाहित धारा आई और उसका प्रतिरोध R नियत है तो चालक में उत्पन्न ऊष्मा जो होती है वो धारा प्रवाह के समय के समानुपाती होती है। इन तीनों को जब मिलाया जाता है तो H इज प्रोपोर्शनल क्या आता है, I²RT आता है। H इज इक्वल टू अपने पास आता है I²RT अपॉन J। ये जूल के नियम है, 3 नियम दिए थे, धारा का नियम, प्रतिरोध का नियम और समय का नियम। तो H इज इक्वल टू अपने पास I²RT J अपने यही ज्ञात किया है, अपने इस विधि से ज्ञात कर लिया है। तो ये था अपने पास क्या, ऊष्मा कितनी उत्पन्न हो जाती है। अब आता है अपने पास विद्युत शक्ति। विद्युत शक्ति किसे कहते हैं, शक्ति सामान्य परिभाषा है शक्ति की कार्य करने की दर। अपने को यहाँ क्या पढ़ना है, विद्युत शक्ति पढ़नी है। विद्युत शक्ति क्या है, देखिए विद्युत वाहक बल के स्रोत द्वारा परिपथ में धारा प्रवाह के लिए किए गए कार्य की दर को विद्युत शक्ति कहते हैं। मतलब है कार्य की दर, लेकिन यहाँ विद्युत वाहक बल का स्रोत कार्य करता है किसके लिए, धारा प्रवाह के लिए। तो अपने पास शक्ति आ जाएगा क्या, विद्युत शक्ति इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W अपॉन T। P इज इक्वल टू, अब अपने W के मान रख देते हैं इन तीनों समीकरणों से। यहाँ से रखेंगे तो T से T कैंसिल हो जाएगा, VI, तो शक्ति का एक फॉर्मूला तो अपने पास ये आ गया। यहाँ से मान रखेंगे तो P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा I²R, दूसरा फॉर्मूला अपने पास ये आ जाएगा। यहाँ से मान रखें तो P इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा V²R। ये अपने पास क्या है, शक्ति के फॉर्मूले हैं। ये विद्युत शक्ति के सूत्र अपने पास प्राप्त हो जाते हैं। अब आता है अपने पास इसका मात्रक क्या है, मात्रक क्या हुआ। देखिए शक्ति का जो मात्रक है यहाँ से ज्ञात करेंगे। शक्ति का मात्रक अपने पास, शक्ति है कार्य बटा समय, कार्य का मात्रक अपने पास होता है जूल, समय का मात्रक होता है अपने पास सेकंड, तो जूल पर सेकंड अपने पास इसका मात्रक आ गया, जिसे वाट कहते हैं। वाट एक वैज्ञानिक का नाम था, जेम्स वाट, जिसने भाप के इंजन की खोज की थी। तो जेम्स वाट के सम्मान में इसका मात्रक रख दिया गया क्या, वाट। अब वाट जो होता है वो छोटा मात्रक होता है, इसलिए मोस्टली इसे क्या करते हैं, किलोवाट या मेगावाट में व्यक्त करते हैं। किलोवाट का मतलब होता है 1 किलोवाट इज इक्वल टू 10 की पावर 3 वाट, 1 मेगावाट इज इक्वल टू होता है 10 की पावर 6 वाट। शक्ति का व्यावसायिक मात्रक, शक्ति का व्यावसायिक मात्रक जो है, व्यावसायिक मात्रक होता है हॉर्स पावर, अश्व शक्ति, अश्व शक्ति, हॉर्स पावर। 1 हॉर्स पावर जो होता है
वो 746 वाट के बराबर होता है। ये संबंध याद रखना है अपने को। ये व्यावसायिक मात्रक है। और एक अश्व शक्ति जो होती है, एक अश्व मतलब होता है घोड़ा, घोड़े की शक्ति, ठीक है। एक घोड़े की जो शक्ति होती है वो 746 वाट के इक्वल होती है। ये इन दोनों में क्या होता है, रिलेशन होता है। एक अश्व शक्ति जो है वो 746 वाट के बराबर होती है। तो ये था अपने पास धारा का ऊष्मीय प्रभाव। अच्छी तरह से वीडियो को देखना है बेटे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट हो। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।